हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अपने रदरफोर्ड मॉडल से आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। उससे पहले हमें जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ हुए हैं उनको समझना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ किए गए हैं। तो उसमें आता है, एक होता है क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको पढ़ेंगे आज हम। तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स क्या होते हैं। एनर्जी ट्रांसफर मेथड्स तीन तरह के होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। सो कंडक्शन कन्वेक्शन को हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं और रेडिएशन को बेसिकली तो फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री में कुछ यूज़ होगा उसका, तो इसलिए हम उसको पढ़ेंगे अभी कि रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन बेसिकली एक एनर्जी ट्रांसफर मेथड है जिसमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, और उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होती है, प्रोपेगेट करती है एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है अपने लास्ट वीडियो में देखा था। इसको स्टडी किया गया था रेडिएशन को बाय सर आइजैक न्यूटन, गुस्टाव रॉबर्ट किरचॉफ, जोसेफ स्टीफन एंड लुडविग एडवर्ड बोल्ट्जमैन। ये साइंटिस्ट के नेम है, बेसिकली साइंटिस्ट हैं ये सब। इन्होंने स्टडी किया था इसे। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सन हीटिंग द अर्थ। क्या हो रहा है, आपने देखा होगा जैसे हम धूप में निकलते हैं तो गर्मी लगती है। वो गर्मी क्यों लग रही है, सन तो बहुत दूर है अर्थ से, तो गर्मी कैसे आई। वही एग्जाम्पल होता है रेडिएशन का। इसके लिए इक्वेशन दी थी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं उसे। इक्वेशन क्या होती है, Q इज इक्वल टू सिग्मा एप्साइलन ए टी टू द पावर 4। ये कॉन्स्टेंट्स, ये जो लिखे हुए हैं इनको क्या मतलब है, मीनिंग क्या है देखते हैं। Q होता है हमारे पास रेडिएटिव हीट ट्रांसफर रेट, रेट है बेसिकली। सिग्मा होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 5.67 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर, और पर केल्विन टू द पावर, बेसिकली केल्विन टू द पावर -4, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर -4। अब नेक्स्ट है एप्साइलन। एप्साइलन होता है एमिसिविटी। ए होता है सरफेस एरिया, टी होता है टेम्परेचर। ये जो केल्विन यूनिट होती है टेम्परेचर की यूनिट होती है, स्केल होता है टेम्परेचर का बेसिकली। अब नेक्स्ट आता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें बेसिकली क्या माना जाता था कि जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो एनर्जी ट्रांसफर होती है इन कॉन्टिन्यूस मैनर। एनर्जी ट्रांसफर को इन्होंने कॉन्टिन्यूस माना, एनर्जी एमिशन, एब्जॉर्प्शन, ये तीनों प्रोसेसेस को कॉन्टिन्यूस मानते थे ये क्लासिकल थ्योरी में। इससे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। ये ऑप्टिकल फिनोमेना होते हैं, ऑप्टिक्स में हम इसको पढ़ते हैं फिजिक्स में, लेकिन कुछ लिमिटेशंस आती हैं इसके बाद। वो लिमिटेशंस की वजह से क्लासिकल थ्योरी फेल करती है। क्या लिमिटेशंस हैं, एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन लिमिटेशंस हैं एक। वो क्या होता है देखते हैं अभी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बेसिकली क्या होता है, रेडिएशन बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स थर्मल एनर्जी। कि बॉडी के पास हमेशा एवरी टाइम एक एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है। वो उस एनर्जी की वजह से रेडिएशन होती है, बाहर निकलती है बॉडी से एनर्जी हमारे। तो क्या होता है कि उस एनर्जी को हमने एक्सपेरिमेंटली ट्रैक किया बेसिकली। एक्सपेरिमेंटली उस एनर्जी को ट्रैक किया और उस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन इंटेंसिटी और वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ की एनर्जी थी, कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन हमने दी है या फिर इमिट हुई है, उससे कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ प्लॉट किए गए हैं।
उन ग्राफ्स में जो टेम्परेचर दिया गया था वो कांस्टेंट था। मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उन एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो जैसे जैसे हम हायर टेम्परेचर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो एक होता है मैक्सिमम, लैम्डा मैक्स बोलते हैं, कि वो वेवलेंथ जिस पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो मैक्सिमम होगी, उसको लैम्डा मैक्स बोलते हैं। और वो वेवलेंथ की वैल्यू हायर टेम्परेचर पे लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जाती है। और ये जो है कि हायर टेम्परेचर पे लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगी वैल्यू, उसको बोलते हैं हम लोग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट हैं विलहेल्म वीन। और डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं इसे, कि जो मैक्सिमम एक गिवन टेम्परेचर पे आया था वो वैल्यू लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस हो जाती है, लोअर वेवलेंथ की तरफ चली जाती है एट अनदर हायर टेम्परेचर। या फिर इसको उल्टा भी समझ सकते हैं कि लोअर टेम्परेचर पर राइटवर्ड शिफ्ट करता है ये। लेकिन हमें क्योंकि इस तरह दिखाया गया है 2000 केल्विन, 3000, 4000, 5000, तो हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, मैक्सिमा जो है, पीक जो है, वो शार्पर होती जाती है, क्लियरर होती जाती है। कर्व में आप देखो भी सही कि जो 2000 केल्विन वाली जो ग्राफ है उसके लिए जो पीक है वो ब्लंट आ रही है, और फर्दर 3000 पे और शार्प होगी, 4000, 5000, ऐसे चलता रहेगा। अब नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। अभी कहा था मैंने कि लिमिटेशन होती है, इसकी वजह से वो फेल करती है। वो क्या लिमिटेशंस हैं, एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाती, वो क्या नहीं हो पाता अभी देखते हैं। एक होता है डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक होता है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ये हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड बेसिकली क्वांटम केमिस्ट्री में आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्लासिकल थ्योरी की लिमिटेशन क्यों है, ये देखेंगे अब। सो इसमें क्या था, क्लासिकल थ्योरी में एक लॉ होता है रेले जीन्स लॉ। वो क्या है कि वो फेल रहता है एट लोअर वेवलेंथ, यानी कि हायर एनर्जी। अब लोअर वेवलेंथ आपने अपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा था हमने कि जो स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्सरे, ऐसे करते करते यूवी रेज होती हैं। यूवी रेज पर ये जो रेले जीन्स लॉ है ये फेल हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूवी कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी होता है अनयूजुअल बिहेवियर किसी भी चीज़ का, कि अपनी नॉर्मल पाथ से डेविएट हो जाना। एक्सपेरिमेंटली जो कर्व थी वो जीरो को टेंड करना चाहिए था, लेकिन ये क्या कहता है, इन्फिनिटी को टेंड कर जाता है। रेले जीन्स लॉ की इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइट इंटेंसिटी को टेंड कर जाती है। और जो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी टर्म थी, ये दी थी पॉल अल्फेस्ट 1911 में। अब नेक्स्ट है रेले जीन्स लॉ क्या है, गिवन बाय, जिनका नाम लिखा हुआ है लॉर्ड रेले बोलते हैं इनको, वैसे जॉन विलियम स्टुअर्ट थर्ड बेरोन रेले इनका नाम है पूरा, इनको बोलते हैं लॉर्ड रेले। इन द ईयर 1900, सन 1900 में इन्होंने ये लॉ बनाया था, और सन 1905 में अलोंग विद जेम्स हॉपवुड जीन्स इन्होंने इसको अमेंड किया था। इसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है यहाँ पर, इसको बोलते हैं रेले जीन्स लॉ, दोनों का नाम लिखते हैं। ऐसे ही एक होता है वीन्स लॉ, अभी हमने शुरू में बात किया था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लेकिन ये वो नहीं है, ये हमारे पास है वीन्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कि वो ग्राफ ऐसा क्यों है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है।
इसकी इक्वेशन भी दी हुई है यहाँ पे। इसमें कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू दी हुई है बेसिकली, इसको देखो अब क्या है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये मैंने पीछे बताया था स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा, वो अलग है, और ये के बी अलग होता है, स्टैटिस्टिक्स से निकलता है। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स होती है एक, वहां से निकलता है। ई क्या है, ये इसको बोलते हैं या तो यूलर्स कांस्टेंट या फिर ऑयलर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 2.71828। नेक्स्ट हमारे पास है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब जो क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई है, उस उन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पिक्चर में आती है। मैक्स प्लैंक, ये रहे 1900। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये मान लिया कि जो एनर्जी है वो पैकेट्स में ट्रेवल करती है। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा क्या है ये, कि एक तो हम ये मान लें कि भाई कोई भी बॉडी है, उसके अंदर एनर्जी जब उसके ऊपर फॉल करेंगे, इंसिडेंस करेंगे, तो वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर एक्यूमुलेट होती जाएगी, और जब एक थ्रेशोल्ड आएगा उसके बाद वो अपना इफेक्ट शो करेगी, एनर्जी जो एक्यूमुलेट हुई है उसके अंदर। लेकिन क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ जिसमें कॉन्टिन्यूसली एक अमाउंट ऑफ एनर्जी देते गए लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी दिन देने पर उसका इफेक्ट शो हुआ, लेकिन वो एनर्जी थोड़े टाइम के लिए दो तो भी इफेक्ट करती है, कॉन्टिन्यूसली दो तो भी करती है। ये कैसे हुआ, ये भी इसने एक्सप्लेन किया है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। लेकिन अगर क्लासिकल थ्योरी होता, वो सच होता, तो उस एक्सपेरिमेंट में जो कॉन्टिन्यूस एनर्जी आ रही है एक टाइम के बाद इफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक आप इमेजिन कीजिए, एक रैंप है और एक स्टेयर केस, एक सेटअप है आपके पास। एक तरफ रैंप लगा है, एक तरफ स्टेयर केस लगा है, और जो स्टेयर केस है ना, उसको इस तरह सेट किया गया है कि उसमें जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट अमाउंट में कम होती है। मान लीजिए किसी के पास 5 जूल एनर्जी थी, तो अगर आप स्टेयर से उसको डिक्रीज करेंगे, बॉल है एक, स्टेयर पे रोल डाउन करेंगे तो 5 to 4 3 2 1 ऐसे जाएगा। लेकिन अगर हम उसको रैंप पे करेंगे, रैंप के ऊपर रोल डाउन करने पर 5 से पहले 4.99 हुआ, फिर 4.98 हुआ, 7 6 4 0, फिर 8, फिर ऐसे करते 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 0 तक जाएगा, धीरे धीरे स्लोली जाएगा। लेकिन स्टेयर्स में क्या होगा कि वो डिस्क्रीट सीधा 5 जूल फिर 4 जूल डायरेक्टली, नो 4.9, नो 4.8। ऐसे ही कहा था, प्लैंक ने कहा था कि ये ऐसे ही होगा कि एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ सम कांस्टेंट, और वो एनर्जी कितनी एमिट होगी वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस पर या फिर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस पर। अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस होता है, वेवलेंथ की वैल्यूज कॉन्टिन्यूस होती हैं, इसलिए एनर्जी की वैल्यूज तो आ जाएंगी, लेकिन एक गिवन वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट भी होगी, और उस वेवलेंथ की जो एनर्जी होगी वो पैकेट्स में ट्रेवल करेगी, उसको एब्जॉर्ब करा जाएगा, 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट ऐसे। उन पैकेट्स को बोलते हैं क्वांटा प्लूरल में, और क्वांटम बोलते हैं सिंगुलर के लिए, इसलिए बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आप ये नहीं कर सकते उसमें कि 1.2 पैकेट एब्जॉर्ब, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए इक्वेशन दी थी प्लैंक ने, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। एन है नंबर ऑफ क्वांटा, नंबर ऑफ पैकेट्स, और एच न्यू, एच एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं इसे,
इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड। फर्दर क्या है, इस n को, क्योंकि ये इंटीजर है इसलिए इसको हम इक्वल कर देंगे एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ये हम पढ़ेंगे क्या है, इसकी वैल्यू होती है 6.023 10⁻23 पर मोल। ये डिटेल में डील करेंगे क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, बट बेसिकली हम इसको इक्वल कर देंगे और इसकी वैल्यू हम सॉल्व करके लेके आएंगे 0.1197। उससे उसको डिवाइड करेंगे नीचे लैम्डा की वैल्यू इन मीटर्स में, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी। आइंस्टाइन यूनिट है बेसिकली, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पे रखी गई यूनिट, लेकिन ये फिक्स नहीं है। अब मान लीजिए किसी की वेवलेंथ जैसे 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कीजिए उसे और उसके बाद डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी उसको उस वेवलेंथ के लिए जो वैल्यू निकली है। मान लीजिए 1 यूनिट के लिए 5 निकलता है, तो 5 जूल पर मोल को हम बोलेंगे 1 आइंस्टाइन फॉर 1 यूनिट ऑफ वेवलेंथ, ऐसे बोलते हैं इसे। इसमें लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्लासिकल थ्योरी में, क्योंकि इंटेंसिटी माना जाता था कि इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है एनर्जी, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है, इंटेंसिटी होता है वो जो एन पढ़ा था अभी, एन एच न्यू। एच न्यू बेसिकली एक फोटोन की एक क्वांटम की एनर्जी है, और एन एच न्यू नंबर ऑफ क्वांटा और एनर्जी ऑफ वन क्वांटा मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली यूनिटरी मेथड है। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ क्वांटा के, और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड ऑलवेज अकर्स इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ दीज क्वांटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन जो है वो हमेशा इंटीजर होगा। वैसे तो एन एक्चुअल में तो नेचुरल नंबर हो सकता है, क्योंकि जीरो क्वांटा का कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ पर। 1 क्वांटा 2 क्वांटा ही होगा, जीरो क्वांटा का मतलब होगा जीरो एनर्जी। सो अब यहाँ पे एक है एन इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज एब्जॉर्ब 1 क्वांटा एंड जंप टू हायर स्टेट। एक टाइम पर एक क्वांटा ही एब्जॉर्ब होगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। एक टाइम पे एक ही फोटोन एब्जॉर्ब होगा। फोटोन क्योंकि लाइट के लिए बोल रहे हैं तो फोटोन बोल दिए उसे, वैसे क्वांटा बोलते हैं इसको। दूसरा नाम है इस लॉ का स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, गिवन बाय जोहान्स स्टार्क और एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट क्या है, प्लैंक्स लॉ एक्सप्लेन्स द यूवी कैटास्ट्रोफी। ये प्लैंक्स लॉ क्या है अभी देखते हैं हम। मैक्स प्लैंक इन 1900 studied the black body radiation and gave his Planck radiation law। उसकी इक्वेशन नीचे लिखी हुई है, और इसमें क्या करता है कि एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। कैसे एक्सप्लेन करता है कि ये कहते हैं कि जो डेविएशन आ रही है वो कैसे एक्सप्लेन होगी कि हायर वेवलेंथ यानी कि लोअर एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं उतनी लो एनर्जी एमिट करने वाले पार्टिकल्स नंबर में बहुत कम होंगे, तो वो ज़ीरो को टेंड करेगा। और एक तरफ जो हायर वेवलेंथ जो वीन्स लॉ फेल होता है वो भी यही कहते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतनी हाई एनर्जी को एमिट करेंगे, इतनी लो एनर्जी को और हाई एनर्जी को, वो बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए वो ज़ीरो को टेंड करते दोनों तरफ से। ये इसकी इक्वेशन लिखी हुई है, और इस इक्वेशन के लिए डेरिवेशन क्या इन्वॉल्व थी वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
और वो डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जो एक्सपेरिमेंट मैंने कहा था कि ऐसा एक्सपेरिमेंट था कि जो अगर कॉन्टिन्यूस होती तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी के बेसिकली लॉन्ग टाइम तक डालने पर इफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट था आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको भी पढ़ेंगे हम क्या है, लेकिन इसने एक्सप्लेन कर दिया था कि जो क्वांटम है, क्वांटा एग्जिस्टेंस इन रियलिटी, रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, क्वांटा होता है कुछ, ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता लगता है कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। थैंक यू।